अब आज हम पढ़ते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं। इकाई की रूपरेखा उद्देश्य। तो उद्देश्य में हमको पढ़ना प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार, भूभौतिकीय आपदाओं का स्वरूप, जल वैज्ञानिक, जलवायु वैज्ञानिक व जैविक आपदाओं का विवरण और मानव निर्मित आपदाओं के प्रकार। जिसमें मानव निर्मित आपदाएं थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जैसे देख भी सकते हो प्राकृतिक आपदाएं थोड़ा रिलेट कर रहा है, दोनों का एक मिला जुला रूप प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा दे रहा है। तो प्रस्तावना पढ़ते हैं। समकालीन शिक्षाविदों में आपदाओं को अनुसूचित रूप से प्रबंधित जोखिम के परिणाम के रूप में देखा जाता है। ये जोखिम खतरों और संवेदनशीलता दोनों के संयोजन के उत्पाद हैं। कम जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रहार करने वाले खतरे कभी आपदा नहीं बनते, जैसे कि निर्जन क्षेत्रों के मामले में है। एक आपदा तब होती है जब आपदाग्रस्त लोगों पर एक खतरनाक प्रभाव पड़ता है, और इसे दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। अब प्राकृतिक आपदाएं में प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली भौतिक घटनाएं हैं, जो या तो तीव्र या धीमी गति से शुरू होने वाली घटनाओं के कारण होती हैं, जो भूभौतिकी, जल विज्ञान और जैविक हो सकती हैं। एक प्राकृतिक आपदा जीवन या संपत्ति के नुकसान का कारण बन सकती है। आमतौर पर इसे मद्देनजर कुछ आर्थिक गति को छोड़ देती है, अगर जिसकी गंभीरता प्रभावित जनसंख्या को लचीलापन या पुनर्प्राप्त करने की क्षमता और उपलब्ध बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है। मतलब एक तरह से समझ सकते हो कि आमतौर पर आर्थिक क्षति को छोड़ देती है ये पीछे। तो उपलब्ध बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है। प्रौद्योगिकी या मानव निर्मित आपदाएं एक ऐसी घटनाएं हैं जो मनुष्यों के कारण होती है और मानव बस्तियों में होती है। इसमें पर्यावरणीय गिरावट, प्रदूषण, दुर्घटनाएं शामिल हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के बीच का अंतर मानव इरादे या लापरवाही का तत्व है, जो मानव पीड़ा और पर्यावरणीय क्षति की ओर जाता है। अब पढ़ते हैं प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार। तो प्राकृतिक आपदाओं की चार प्रमुख श्रेणियां और कई उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भूभौतिकी मतलब फिजिकल। भूभौतिकीय आपदाएं वह विनाशकारी घटनाएं हैं जो पृथ्वी की प्रक्रियाओं के भीतर उत्पन्न होती हैं या घटित होती हैं। इन आपदाओं में शामिल है भूकंप, ज्वालामुखी, गतिविधि, भूस्खलन, सुनामी। अब जल वैज्ञानिक मतलब हाइड्रोलॉजिकल, एक तरह से समझ सकते हो कि हाइड्रोलॉजिकल आपदा पृथ्वी के पानी की गुणवत्ता में या सतह के नीचे या वायुमंडल में जल स्थल के वितरण या गतिविधि में एक हिंसक, तेज और हानिकारक सुधार है। इन आपदाओं में शामिल है हिमस्खलन और बाढ़। अब जलवायु वैज्ञानिक यानी क्लाइमेटोलॉजिकल, जलवायु संबंधी आपदाओं को इंट्रा मौसमी से मल्टी डिसार्डल परिवर्तनशीलता तक स्पेक्ट्रम में मैक्रो स्केल प्रक्रियाओं के लिए लंबे समय तक रहने वाले मेसों के कारण होने वाली घटनाओं के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो अ, अब जैविक में अगर पढ़ें तो जैविक यानी बायोलॉजिकल। जैविक आपदाएं एक निश्चित प्रकार के जीवित जीवों एक विशाल प्रकार के कारण होने वाले विनाशकारी प्रभावों को परिभाषित करती हैं, जो एक बीमारी, विषाणु या महामारी के प्रसार से हो सकता है। जैविक आपदाएं भी हो सकती हैं एक निश्चित प्रकार के पौधों या जानवरों की आबादी में अचानक वृद्धि से, जैसे कि एक टिड्डी प्लेग। अब इसमें आप प्राकृतिक आपदाओं को चार श्रेणियां देखी: भूभौतिकी, जल वैज्ञानिक, जलवायु वैज्ञानिक और जैविक। अब भूभौतिकीय आपदाओं को थोड़ा डिस्क्राइब करें तो भूकंप को विनाशकारी घटना करार दिया गया है। यह महसूस किया जाता है कि मानव जीवन, पशुधन और संपत्ति पर इसके टोल को कम करने की कुंजी भूकंप के कारण और तंत्र को समझने में निहित है। अब सिंगवल 2010 भूकंप तनाव के तहत चट्टानों के टूटने के कारण होने वाले कंपन है। जिस भूमिगत सतह के साथ चट्टान टूटती है और चलती है उसे फॉल्ट प्लेन कहा जाता है। भूकंप का आकार या परिमाण भूकंपीय पर दर्ज होता है। भूकंपीय तरंगों के आयाम और भूकंप से भूकंप लेखी की दूरी को मापने के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन्हें एक सूत्र में रखा जाता है जो उन्हें एक परिमाण में परिवर्तित कर सकता है, जो कि भूकंप द्वारा जारी ऊर्जा का एक माप है। परिमाण में प्रत्येक इकाई की वृद्धि रिएक्टर सेल जानते होंगे, तो रिएक्टर सेल द्वारा मापी गई के लिए जारी की गई ऊर्जा के लगभग 3 गुना वृद्धि होती है। भूकंप का फोकस वह बिंदु है
जहां उसकी उत्पत्ति पृथ्वी के भीतर हुई थी। फिर से पढ़ूं, भूकंप का फोकस वह बिंदु है जहां उसकी उत्पत्ति पृथ्वी के भीतर हुई थी। भूकंप उपकेंद्र पृथ्वी की सतह पर सीधे फोकस के ऊपर स्थित होती है। मतलब समझो कि अगर एक भूकंप का क्षेत्र नीचे बना है तो उसके एकदम सीधे उस पृथ्वी की सतह पर उसका भूकंप का उपकेंद्र बनेगा। भूकंप भूकंप के कारण होने वाले झटकों का आयाम कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि परिमाण, उपकेंद्र से दूरी। मतलब उपकेंद्र से दूरी की समझ सकते हो, अगर पृथ्वी के नीचे 50 मीटर पर भूकंप हो रहा है तो उसके उपकेंद्र पर इसका जो परिमाण होगा ये भी बड़ा हो सकता है, और इसके जो झटके होंगे ये भी बड़े होंगे। स्थलाकृतियाँ, अगर ऊँचे पहाड़ों में भूकंप होते हैं तो समझ सकते हो कितनी दुर्घटनाएँ होंगी, और एक अगर सतही मैदान में होंगे तो भूकंप की दुर्घटना उतनी ख़ास नहीं दिखती। अब द ग्रेट चिलियन भूकंप मतलब आज तक का सबसे भयंकर, तो दक्षिणी चिली में बाल्दिविया के पास 22 मई 1960 को एक यंत्रीकृत दस्तावेज परिमाण के साथ दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप आया। इसे संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 9.5 रिएक्टर सेल मापा गया, आज तक का सबसे बड़ा। इसे ग्रेट चिलियन भूकंप और 1960 का बाल्डबिया भूकंप या जियोलोगनायाट 2017 के रूप में जाना जाता है। अब ज्वालामुखी गतिविधियां, वॉल्केनिक एक्टिविटी। एक ज्वालामुखी ग्रह द्रव्यमान वस्तु के क्रस्ट में अलगाव होता है, जैसे कि पृथ्वी, जो गर्म लावा, ज्वालामुखी राख और गैसों के सतह के नीचे एक मैग्मा चौम्बर से बचने की अनुमति देता है। पृथ्वी के ज्वालामुखी इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी पपड़ी कठोर टेक्टोनिक प्लेट में टूट जाती है। फिर से पढ़ूं, पृथ्वी के ज्वालामुखी इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी पपड़ी कठोर टेक्टोनिक प्लेटों में टूट जाती है, जो अपने मेंटल में एक गर्म नरम परत पर तैरती है। इसलिए पृथ्वी पर ज्वालामुखी आमतौर पर पाए जाते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट का विचलन या अभिसरण होता है, और अधिकांश पानी के नीचे पाए जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट को आमतौर पर या तो विस्फोट के रूप में जाना जा सकता है, अचानक चट्टान और राख के इंजेक्शन, या अपक्षयी विस्फोट, लावा के अपेक्षाकृत कोमल प्रकोप के रूप में भी पहचाना जा सकता है। बड़े विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोटों से जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और राख को पृथ्वी की सतह से 16 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल में इंजेक्ट किया जाता है। इन इंजेक्शनों से सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फ्यूरिक एसिड में रूपांतरण से आते हैं, जो समताप मंडल में तेजी से संघनित होकर बारीक सल्फेट एरोसोल बनाते हैं। ये एरोसोल बढ़ते हैं और जमावट करते हैं। वे ऊपरी क्षोभमंडल में बस जाते हैं, और जहां वे सिरस बादलों के लिए नाभिक के रूप में काम करते हैं और पृथ्वी के विकिरण संतुलन को संशोधित संशोधित मतलब चेंज एडिट करते हैं। ज्यादातर हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड विस्फोट के बादल में पानी की बूंदों में घुल जाते हैं और एसिड बारिश, अम्ल वर्षा के रूप में जल्दी से जमीन पर गिर जाते हैं। विस्फोटों द्वारा हवा में फेंकी गई राख वायुयानों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। फिर से अगर पढ़ूं, विस्फोटों द्वारा हवा में फेंकी गई राख वायुयानों के लिए खतरा पैदा कर सकती है, विशेष रूप से जेट विमान, जहां कणों को उच्च परिचालन तापमान में पिघलाया जा सकता है। हेय पिघलने के कण फिर टरबाइन के ब्लेड का पालन करते हैं और टरबाइन के संचालन को बाधित करते हुए अपने आकार को बदलते हैं। ज्वालामुखी को नष्ट करने से विस्फोट तत्काल आसपास के क्षेत्र में ही नहीं, कई खतरे पैदा कर सकते हैं। बड़े विस्फोट तापमान को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की राख और बूंदें सूरज को अस्पष्ट करती हैं और पृथ्वी के निचले वातावरण को ठंडा करती हैं। चार ज्वालामुखी सर्दियों के कारण, हालांकि वे पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को भी अ, अवशोषित करते हैं, जिससे ऊपरी वायुमंडल या समताप मंडल गर्म होता है। ऐतिहासिक रूप से ज्वालामुखी सर्दियों ने भयावह अकालों को जन्म दिया है, जबकि कई विस्फोट केवल तुरंत आसपास के क्षेत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं। पृथ्वी के सबसे बड़े विस्फोट में जलवायु को प्रभावित करने वाले बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का योगदान देने के साथ एक बड़ा क्षेत्रीय वैश्विक प्रभाव डालता है। अभी जैसे भूकंप में हमने पढ़ा था ग्रेट चिलियन भूकंप। अब ज्वालामुखी में हम पढ़ रहे हैं,
विशाल टेम्बोरा स्ट्रेटो ज्वालामुखी उत्तरी सुमामा द्वीप पर पूरे 60 किलोमीटर चौड़ा संगर प्रायद्वीप बनाता है। मतलब आप एक हेडिंग या फिर परिभाषा देने के बाद उदाहरण लिख सकते हो। 60 किलोमीटर चौड़ा संगर प्रायद्वीप बनाता है। 10 अप्रैल 1815 को तंबोरा ने पिछले 10,000 वर्षों के दौरान ग्रह पर अ, ग्रह पर ज्ञात सबसे बड़े विस्फोट को उत्पन्न किया। ज्वालामुखी से 50 क्यूबिक किलोमीटर से अधिक मैग्मा निकला और बाद में ढहकर 6 किलोमीटर चौड़ा और 1250 मीटर गहरा कैल्डेरा बन गया। विस्फोट ने वैश्विक जलवायु प्रभाव उत्पन्न किया और 1 लाख से अधिक लोगों को मार डाला। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसने प्रभाव डाला। अब पढ़ते हैं थोड़ा भूस्खलन। तो भूस्खलन चट्टान, मलबे या पृथ्वी की एक ढलान गतिविधि है। वो उन सामग्रियों विफलताओं के परिणाम स्वरूप होते हैं जो पहाड़ी ढलान को बनाते हैं और गुरुत्वाकर्षण द्वारा संचालित होते हैं। भूस्खलन को भूस्खलन, ढलान या ढलान विफलता के रूप में भी जाना जाता है। क्रोजिन और ग्लेट 2005 ने बताया कि सामान्य सामान्य शब्दों में भूस्खलन खतरे के स्पेक्ट्रम के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण घटक को उत्पन्न करता है और जोखिम को बढ़ाता है, जिसका मानव जाति को सामना करना पड़ सकता है, जिससे जीवन और आजीविका के लिए खतरा है। भूस्खलन के कुछ सबसे सामान्य प्रकार हैं: पृथ्वी की स्लाइड, चट्टान का गिरना, मलबे का बहाव। भूस्खलन सामग्री की गति अचानक ढहने से अलग हो सकती है और धीरे धीरे स्लाइड, ग्रेजुअल स्लाइड से लेकर लगभग अवांछनीय अत्यंत तीव्र गति तक हो सकती है। चेतावनी की कमी के कारण अचानक और तेजी से होने वाली घटनाएं सबसे खतरनाक होती है और जिस गति से सामग्री ढलान के साथ-साथ इसके परिणामस्वरूप प्रभाव के बल पर की जा सकती है। अत्यंत धीमी गति से भूस्खलन से केवल 1 वर्ष में मिलीमीटर या सेंटीमीटर ही जाया जा सकता है और कई वर्षों में सक्रिय हो सकता है। हालाँकि इस प्रकार का भूस्खलन लोगों के लिए खतरा नहीं, हालाँकि वे संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। मतलब इतने भी धीमी गति के भूस्खलन होते हैं जो 1 वर्ष में 1 मिलीमीटर या सेंटीमीटर ही जाते हैं। अब प्राकृतिक कारणों से या मानव गतिविधि द्वारा भूस्खलन भी हो सकते हैं। मलबे के प्रवाह से वे एक शिलाखंड सिंगल बॉर्डर से एक चट्टान गिरने से या 10 लोगों के क्यूबिक मीटर की सामग्री को पार करने से वे अपनी सीमा में भिन्न हो सकते हैं। कुछ बहुत ही स्थानीय रूप से होते हैं और एक बहुत छोटे क्षेत्र या पहाड़ी ढलान को प्रभावित करते हैं, जबकि अन्य बहुत अधिक क्षेत्रीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। भूस्खलन सामग्री द्वारा यात्रा की गई दूरी भी कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक यात्रा की सामग्री, पानी की मात्रा, ढलान के ढाल के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है। ढलान सामग्री जो पानी से संतृप्त हो सकती है, मलबे के प्रवाह या मिट्टी के प्रवाह में विकसित हो सकती है। चट्टान और कीचड़ के परिणामस्वरूप घिसने वाले पेड़ घर और कारें उठा सकते हैं। इस प्रकार पुल और सहायक नदियां इसके मार्ग में बाढ़ का कारण बन सकती है। मतलब भूस्खलन से ना सिर्फ भूस्खलन होता है बल्कि कीचड़ या फिर बाढ़ की स्थितियां भी बन सकती है। भूस्खलन तब होता है जब ढलान एक स्थिर से अस्थिर स्थिति में बदल जाती है। मतलब जैसे आप पढ़े ही हो कि 1 वर्ष में 1 सेंटीमीटर ये स्थिर भूस्खलन, और इससे जब ये अस्थिर स्थिति में बदल जाते हैं तो ढलान की स्थिरता में बदलाव कई कारकों के कारण हो सकता है। ये साथ या अकेले कार्य कर सकता है। भूस्खलन के प्राकृतिक कारण में अगर हम पढ़ें, जैसे आ भी सकता है भूस्खलन पूछा कि भूस्खलन के प्राकृतिक और मानव निर्मित कारकों को बताओ। क्या वास्तव में भूस्खलन वर्तमान समय में मानवीय कारकों द्वारा ज्यादा होता है? तो आप को पॉइंट देने होंगे। तो जैसे भूस्खलन के प्राकृतिक कारण, ढलान को अस्थिर करने वाले भूजल, प्योर वाटर दबाव में वृद्धि होना, ऊर्ध्वाधर वनस्पति संरचना, मिट्टी के पोषक तत्व और मिट्टी की संरचना की हानि या अनुपस्थिति। जैसे एक जंगल की आग के बाद जंगलों में 3-4 दिन तक आग का लगे रहना। नदियों या समुद्र की लहरों लहरों द्वारा ढलान के पैर का क्षरण, मतलब एक तरह से अपरदन होना। बर्फ के पिघलने, ग्लेशियरों के पिघलने या भारी बारिश से संतृप्त के माध्यम से ढलान का कमजोर होना। भूकंप को स्थिर रूप से स्थिर ढलान में भार जोड़ना, मतलब एक स्थिर ढलान है फिर भी उसमें और अधिक भार आ जाना, एक भूकंप स्थिर ढलान में भार जोड़ना माना जा सकता है। भूकंप के कारण होने वाले द्रवीकरण ढलान को अस्थिर कर देता है और ज्वालामुखी विस्फोट अपने आप में भूस्खलन का कारण बनता है। अब मानव गतिविधियों से कैसे? जैसे वनों की कटाई हो गया, दोषपूर्ण खेती हो गया जिसमें झूम खेती हो गया एनॉल, और गैर कल्पित निर्माण, मतलब एक तरह से
जो प्रौद्योगिकी है या फिर कहें कि जिस क्षेत्र में जैसे पहाड़ी क्षेत्र में पुल का निर्माण करना या फिर सड़कों का निर्माण, जो पहले से ही कमज़ोर ढलानों को अस्थिर कर देते हैं। मशीनरी या ट्रैफ़िक या ब्लास्टिंग से कम बन जैसे डायनामाइट का उपयोग करना या फिर ड्रिलिंग एंड ऑल करना। खनन करना। पृथ्वी का कार्य जो ढलान के का आकार को बदल देता है या मौजूदा ढलान पर नया भार डालता है। मतलब वही समझ सकते हो कि स्थिर से अस्थिर में बदलने में भी मानव कारक हो सकते हैं। निर्माण, कृषि, वानिकी गतिविधियाँ, लॉगिंग जो मिट्टी में रस जाने, इनफ्लेटिंग वाले पानी की मात्रा को बदल देती है। अब भूस्खलन, अब इसके उपाय भी आप सोच सकते हो सामान्य से कि क्या-क्या उपाय होने चाहिए। अब सुनामी। सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाली विशाल लहरें हैं। समुद्र की गहराई में सुनामी लहरें नाटकीय रूप से ऊंचाई में नहीं बढ़ती, लेकिन जैसे जैसे लहरें जमीनी इस सतह पर यात्रा करती हैं, वे समुद्र की गहराई कम होने के साथ साथ ऊंची और ऊंचाइयों तक निर्माण करती। मतलब समझो कि नाटकीय रूप से समुद्र की गहराई में ये ऊंची नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे ये जमीन सतह पर यात्रा करती हैं, वैसे वैसे ये ऊंची होती चली जाती है। जब एक सुनामी एक लंबी और क्रमिक ढलान पर यात्रा करती है, तो यह सुनामी को लहर की ऊंचाई से बढ़ने का समय देती है। इसे सोलिंग कहा जाता है और आमतौर पर उथले पानी में 100 मीटर से कम होता है। लगातार चोटियां 5 से 90 मिनट के अलावा कहीं भी हो सकती है। खुले महासागर में यहाँ तक कि सबसे बड़े सुनामी भी 1 मीटर में कम से कम लहराई ऊंचाई के साथ अपेक्षाकृत छोटी होती है। सूलिंग प्रभाव इस लहर की ऊंचाई को कुछ हद तक बढ़ा सकता है, ताकि सुनामी संभावित रूप से समुद्र तल से 30 मीटर ऊपर की ऊंचाई तक पहुंच सके। सुनामी लहरों की गति लहर के स्रोत से दूरी के बजाय समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है। सुनामी लहरें गहरे पानी के ऊपर जेट विमानों के रूप में तेजी से यात्रा करती हैं, केवल उथले पानी तक पहुंचने पर धीमी हो जाती है। जबकि सुनामी को अक्सर ज्वारीय तरंगों के रूप में जाना जाता है। इसका नाम समुद्र शास्त्रियों ने ओकेनोग्राफर्स ने हतोत्साहित किया है, क्योंकि ज्वार का इन विशाल तरंगों के साथ बहुत कम संबंध है। अब 2004 का ये यूपीएससी ने पूछा भी है। 2004 का हिंद महासागर में 26 दिसंबर को इंडोनेशिया के सुमात्रा के पश्चिमी तट पर, आप माइंड में मैपिंग कर सकते हो। इंडोनेशिया के सुमात्रा के पश्चिमी तट के उप उप परिकेंद्र परिकेंद्र के साथ आया। इस झटके में 9.1 से 9.3 की एक पल की तीव्रता और 9 प्रचंड की अधिकतम मरकरी तीव्रता, जब भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे दब गई। कारण भी आप मतलब एक आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखना, उसमें यही पूछा गया है कि ये वास्तव में हुआ कैसे और इसका प्रभाव। तो जब भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे दब गई, तब मेगा ट्रस्ट भूकंप आया, जिसके कारण हिंद महासागर की सीमा अधिकांश भूस्खलन के साथ विनाशकारी सुनामी की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसमें 14 देशों के 2,30,000 से 2,80,000 लोग मारे गए। गए ढाई हाँ, तो आप इसको एक रेफरेंस में दे सकते हो कितने लोग मारे गए। तटीय समुदायों में लहरों से 30 मीटर से 100 मीटर ऊंचा भर दिया। दर्ज इतिहास में सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। इंडोनेशिया सबसे कठिन देश था, मतलब वो उसके सबसे निकट था। उसके बाद भारत, थाईलैंड का स्थान था। साथ-साथ आप अफ्रीका के भी क्षेत्र इससे प्रभावित हुए। अब जल वैज्ञानिक आपदाएँ, तो हिमस्खलन एक पहाड़ी के नीचे फिसलने वाली बर्फ की अत्यधिक मात्रा होती है। इसकी तुलना भूस्खलन से की जाती है तथा न केवल धरती के बजाय बर्फ के प्रयोग से। हिमस्खलन के लिए एक सामान्य शब्द स्नो स्लाइड है। हिमस्खलन के रूप में ढलान से नीचे पहुंचता है, यह गति और शक्ति प्राप्त करता है। यह कारण हो सकता है कि यहाँ तक कि सबसे छोटी स्नो स्लाइड भी एक बड़ी आपदा हो सकती है। मतलब समझ सकते हो, एक छोटी स्नो स्लाइड भी बड़ी आपदा हो सकती है। और जब हमने एक पढ़ा था भूस्खलन या फिर शायद ज्वालामुखी में, तो एक सबसे बड़ी घटना या फिर सबसे भयंकर जो होती है, तो हिम ज्वालामुखी का उद्गार, या फिर कहें कि वो 1200 सेल्सियस से भी गर्म होती है। आपको अगर पुराना याद होगा तो समझ सकते हो कि ये सबसे खतरनाक घटना होती है। हिमस्खलन 2 सामान्य प्रकार से होते हैं। एक सतह सरफेस हिमस्खलन तब होता है जब विभिन्न गुणों के साथ बर्फ की एक परत की एक और परत के ऊपर स्लाइड करती है। उदाहरण के लिए, जब सूखे शिथिल पैक की बर्फ की परत गीली बर्फ की घनी परत पर स्लाइड करती है।
मतलब सूखे शिथिल पैक की परत पर गीली बर्फ की घनी परत स्लाइड करती है, तो ये होता है। अन्य आम हिमस्खलन को पूर्ण गहराई फुल डेप्थ वाले हिमस्खलन के रूप में जाना जाता है। तो तब होता है जब पृथ्वी के सतह तक एक पूरा बर्फ का आवरण जमीन के ऊपर स्लाइड करता है। आपने मतलब पिछले अध्याय में पढ़ा भी होगा कि ये 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि मुख्य रूप से यह बहने वाली बर्फ और हवा से बनता है। बड़े हिमस्खलन में बर्फ, चट्टानों और पेड़ों अन्य सतह सामग्री को प्रवेश करने की क्षमता होती है। हिमस्खलन पहाड़ों पर अत्यधिक मात्रा में धीमी गति से गिरने और निर्माण के साथ होता है। जहां भी बर्फ एक चरम और पर्याप्त कोण पर जमीन पर पड़ी होती है, वहां चिकने या छिटकने में हिमस्खलन की संभावना होती है। 3 मुख्य कारक प्रभावित करते हैं कि क्या हिमस्खलन होने की संभावना या नहीं। 3 कारक: मौसम हो गया, अधिक बारिश समझ सकते हो या फिर कम बारिश। स्नो पैक हो गया कि कितना बड़ा स्नो पैक है उस आधार पर कि नीचे की सतह गीली है या फिर ऊपर की सतह कठोर है, दोनों प्रकार से। और एक क्षेत्र। तो 3 कारक मौसम, स्नो पैक और क्षेत्र यह तय करते हैं कि समय मौसम सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या हिमस्खलन होने की संभावना है या नहीं। उदाहरण के लिए यदि तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है तो एक गीला स्लैब, वेट स्लैब को हिमस्खलन होने की संभावना होती है। स्नो पैक की ऊंचाई भी मौसम पर निर्भर करती है। हिमस्खलन दुर्लभ या यादृच्छिक घटनाएं नहीं है और किसी भी पर्वत श्रृंखला के लिए स्थानिक और जो एक खड़े स्नोबैक को संचित करती है। हिमस्खलन सर्दियां या बसंत के दौरान सबसे आम होते हैं, लेकिन हिमनद की चाल साल के किसी भी समय बर्फ और हिमस्खलन का कारण बन सकती है। पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन जीवन और संपत्ति के लिए सबसे गंभीर वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक खतरों में से एक है। ये भी यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा भी यूपीएससी सकता है कि जैसे पिछले साल जो है वेस्टर्न डिस्टरबेंस या फिर पश्चिमी विक्षोभ जो है कम हुआ, जिससे बर्फें कम जमी, और बर्फ जब कम जमती है तो आपने आगे पढ़ा ही है कि ये छोटा या बड़ा होना भी एक बड़ी आपदा को जन्म दे सकता है। तो जब छोटी स्नो स्लाइडें होंगी या फिर स्नो पैक होंगे तो उनका फिसलना थोड़ा ज़्यादा सरल होता है या फिर ज़्यादा आसान होता है। तो इसको भी समझ सकते हो, यूपीएससी क्वेश्चन कर सकता है। बाढ़। बाढ़ तब आती है जब पानी उमड़ता है और भूमि में पानी भर जाता है जो सामान्य रूप से सूखा होता है। यह कई तरीकों से हो सकता है। सबसे सामान्य तब होता है जब नदी या दरिया अपने किनारों से उमड़ती है। अत्यधिक बारिश, एक टूटा हुआ बांध या उत्तोलन, पहाड़ों में तेजी से बर्फ का पिघलना, या यहाँ तक कि दुर्भाग्य से पड़ा बीमर बांध एक नदी को डुबो सकता है। समझ सकते हो मतलब बाढ़ तो वर्तमान समय में शहरी बाढ़ हो गया या फिर एक ग्रामीण बाढ़ हो गया या फिर वास्तव में बाढ़ हो गया, तो वो चर्चा में है ही। तो दुर्भाग्य से पड़ा बीबर बांध एक नदी को डुबो सकता है और यह बाढ़ के रूप में आसन्न भूमि पर फैल सकता है। तटीवार। कोस्टल फ्लडिंग तब आती है जब एक बड़ा तूफान या सुनामी समुद्र के अंतर्भूमि इनलैंड वृद्धि का कारण बनती है। चलते पानी में भयानक विनाशकारी शक्ति होती है। जब एक नदी अपने किनारे या समुद्र के अंतर्भूमीय ड्राइव को ओवरफ्लो करती है तो पानी की ताकत का सामना करने के लिए खराब संरचनाएं कोई मुकाबला नहीं कर सकती, जिससे आप देख ही सकते हो पुल हों, घर हों, पेड़ हों, कार हों, जो भी हो उसको बहाकर उठाकर ले जाया जा सकता है। चलते पानी की छड़ी सख्त एक इमारत की नींव के नीचे से भी मिट्टी को खींच सकती है, जिससे यह दरार आती है और टूट सकती है। जब बाढ़ के पानी में बहाव कम होता है तो प्रभावित क्षेत्र में अक्सर गाद, कीचड़ भर जाता है। पानी और भूदृश्य खतरनाक सामग्री जैसे तेज मलबे, कीटनाशक, ईंधन और अनुपचारित मल से दूषित हो सकते हैं। संभावित रूप से खतरनाक मोल्ड खिलने से पानी से लथपथ संरचनाएं प्रभावित हो सकती हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों के निवासियों को बिजली और स्वच्छ पेयजल को बिना छोड़ा जा सकता है, जिससे टाइफाइड, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बताया ही था मैंने कि अब इस समय भारत में कैंसर के बाद सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं हेपेटाइटिस से होते हैं, हैजा घातक जैसी बीमारियां होती हैं। और यूपीएससी का ये बाढ़ से जुड़ा हुआ एक प्रश्न लगातार चला आ रहा है। और वर्तमान समय में यूपीएससी की जो डिमांड है वो ऐसी आ रही है, आप समझ सकते हो कि जो बाढ़ है हमारे पास अगर संसाधन बेहतर हो या फिर हमारी अवसंरचनाएं अधिक हो तो इस आपदा को हम अवसर में बदल सकते हैं। तो उसके बारे में भी आप जरा सोच सकते हो। जैसे बाढ़ आती है तो उससे जो उपजाऊ भूमि का हो जाना, या फिर जैसे आपने पढ़ा भी है कि जब आपदा आती है तो आपदा विकास के रूप में भी आती है, तो उसकी बातें सोच सकते हो। बाकी अब आगे अगर बढ़ा जाए, जलवायु वैज्ञानिक आपदाएं। अत्यधिक तापमान यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर या फिर हीट वेव
एक वेब की एक निश्चित क्षेत्र में सामान्य जलवायु पैटर्न के सापेक्ष अत्यधिक गर्म और कभी-कभी आर्द्र ह्यूमिड मौसम की लंबी अवधि होती है। मानव शरीर को उसकी सीमाओं से परे करके गर्मी लोगों को मार देती है। अत्यधिक गर्मी और उच्च आर्द्रता में बाष्पीकरण धीमा हो जाता है और शरीर को एक सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। अधिकांश गर्मी विकार इसलिए होते हैं क्योंकि पीड़ित को गर्मी से अधिक उजागर किया जाता है या उसकी उम्र और शारीरिक स्थिति के लिए अधिक व्यायाम किए गए होते हैं। बड़े वयस्क, छोटे बच्चे और जो लोग बीमार हैं या अधिक वजन वाले हैं, वो अत्यधिक गर्मी के शिकार होने की संभावना रखते हैं। गर्मी से संबंधित बीमारियों को प्रेरित करने वाली स्थितियों में स्थिर वायुमंडलीय स्थिति और खराब वायु गुणवत्ता शामिल हो सकती है। नतीजतन शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तुलना में लंबे समय तक गर्मी की लहर के प्रभाव से अधिक जोखिम हो सकता है। इसके अलावा डामर और कंक्रीट स्टोर लंबे समय तक गर्मी करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, शायद 2000 पुराना ही क्वेश्चन है कि जो ताप होते हैं या फिर शहरी ऊष्मादीप होते हैं, वो कैसे बनते हैं? तो शहरी ऊष्मादीप को आप समझ सकते हो कि जो डामर हो गया या फिर कंक्रीट हो गया, इससे सूर्य का प्रकाश नीचे जा ही नहीं पाता या फिर परावर्तन हो ही नहीं पाता और धीरे-धीरे रात में गर्मी छोड़ते हैं, जो शहरी गर्मी प्रभाव के रूप में जाना जाता है। वह जाने जाने वाला उच्च रात का तापमान पैदा कर सकता है। शहरी शीतलहर सर्दियों के तूफान और अत्यधिक सर्दी की स्थिति एक शीतलहर अत्यधिक ठंड के मौसम में एक लंबी अवधि और एक बड़े क्षेत्र में बहुत ठंडी हवा के अचानक आक्रमण दोनों से हो सकते हैं। ठंड के साथ यह कृषि बुनियादी ढांचे और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शीतलहरें अ, एक शीतलहरें, भारी बर्फबारी, अत्यधिक ठंड पूरे क्षेत्र को डुबो सकती है, यहाँ तक कि सामान्य रूप से हल्के सर्दियों का अनुभव करने वाले क्षेत्रों को एक प्रमुख हिमपात या अत्यधिक ठंड के साथ मारा जा सकता है। सर्दियों के तूफान में बाढ़ तूफान से बढ़ सकता है। बंद राजमार्ग, अवरुद्ध सड़कें, बिजली की लाइनें और हाइपोथर्मिया हो सकता है। अब सूखा की बात करें, सूखा एक दिए गए क्षेत्र में एक सूखा ड्रॉट नीचे औसत बरसात की अवधि है, पानी में आपूर्ति में लंबे समय तक कमी के परिणाम स्वरूप होता है, चाहे वायुमंडलीय सतह का पानी या भूजल। सूखा महीनों या वर्षा तक रह सकता है, 15 दिनों के बाद घोषित किया जा सकता है। यह प्रभावित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। गर्मी की अवधि जल वाष्प के बाष्पीकरण को तेज करके सूखे की स्थिति को काफी खराब कर सकती है। कई पौधे की प्रजातियां जैसे कि परिवार कैक्टवी में सूखा सहिष्णुता अनुकूलन होता है। जैसे कम पत्ती वाले क्षेत्र में मोमी क्यूटिटिकलस सूखे को सहन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ अन्य सूखे बीजों को दफन बीज के रूप में जीवित रखते हैं। अर्धस्थायी सूखा रेगिस्तान और घास के मैदान जैसे शुष्क बायोम का उत्पादन करता है। लंबे समय तक सूखे ने बड़े पैमाने पर पलायन और मानवीय संकट पैदा किया। सूखे को इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। मौसम संबंधी सूखा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट है। विभिन्न सूखे चरणों के दौरान फसलों की पानी की जरूरतों के लिए कृषि सूखा हो सकता है। उदाहरण के लिए रोपण में पर्याप्त नमी अंकुरण में बाधा नहीं बन सकती, जिससे कम पौधों की आबादी और उपज में कमी हो सकती है। अब हाइ हाइड्रोलॉजिकल सूखा नदियों नदियों और जलाशयों में लगातार कम पानी की मात्रा को संदर्भित करता है। जैसा कि अभी आप वर्तमान समय में देख भी रहे होगे। एक करंट की बातें बता दूं अगर, तो दो जो दक्षिण भारत के जल निकाय हैं, उसमें केवल अपनी जो कुल क्षमता है उसका 17% ही जल शेष रहा। तो ये भी आप सोच सकते हो कि एक हाइड्रोलॉजिकल सूखे को खराब कर सकती है। हाइड्रोलॉजिकल सूखा अक्सर मौसम संबंधी सूखे से जुड़ा होता है। जल की मांग जब आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो सामाजिक आर्थिक सूखा होता है। इस तरह के सूखे के उदाहरणों में बहुत अधिक सिंचाई शामिल है, या जब कम नदी का प्रवाह ऊर्जा उत्पादन को कम करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑपरेटरों को मजबूर करता है। अब दावानल दावानल वर्तमान समय की सबसे बड़ी घटना है। इसको एक जंगल की आग या दहनशील वनस्पतियों के क्षेत्र में एक आग है, जो ग्रामीण इलाकों या ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। वनस्पति के प्रकार के आधार पर जहां यह तय होता है कि एक जंगल की आग विशेष रूप से ब्रश की आग, झाड़ी की आग, रेगिस्तान की आग, जंगल की आग, घास की आग, पहाड़ी आग, पीट की आग, वनस्पति की आग के रूप में
वर्गीकृत किया जाता है। मतलब समझ लो जिस प्रकार की बनस्पत होगी, आग भी उसी प्रकार की होगी। अगर झाड़ियों की आग होगी तो ज्वाला तेज होगी लेकिन कम समय तक होगी। अगर एक जंगल की आग होगी तो ज्वाला धीरे हो सकती है, लेकिन उसका जो क्रम होगा वो लंबा हो सकता है। पृथ्वी एक आंतरिक रूप से ज्वलनशील ग्रह है जो कार्बन युक्त वनस्पतियों, मौसमी शुष्क जलवायु, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और व्यापक बिजली और ज्वालामुखी प्रज्वलन के अपने आवरण के कारण है। दावानल को बढ़ावा के कारण उनके भौतिक गुणों, मौजूद दहनशील सामग्री और आग पर मौसम के प्रभाव के रूप में चित्रित किया जा सकता है। वाइल्ड फायर संपत्ति और मानव जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनके पास देसी वनस्पत, जानवरों और पारिस्थितिकी प्रणालियों पर कई लाभकारी प्रभाव हैं जो आग से वनस्पति हुए हैं। कई पौधे की प्रजातियां विकास और प्रजनन के लिए आग के प्रभावों पर निर्भर करती है। हालांकि पारिस्थितिकी तंत्र में जंगल की आग जहां असामान्य है या जहां गैर देसी वनस्पतियों ने अतिक्रमण किया है, वहां नकारात्मक पारिस्थितिकी का प्रभाव हो सकता है। जंगल की आग व्यवहार और गंभीरता, उपलब्ध ईंधन, भौतिक सेटिंग और मौसम जैसे कारकों के संयोजन से उत्पन्न होती है। दावानल का सबसे अधिक ध्यान देने के लिए प्रतिकूल प्रभाव, संपत्ति का विनाश। हालांकि वन्य जीवों के ईंधन के जलने से खतरनाक रसायनों के निकलने से मानव स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है। जंगल की आग का धुआं मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प से बना होता है। तो आगे अब लिखा है, कम सांद्रता में मौजूद अन्य सामान्य धुएं में घटक कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन, पॉली अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन और बेंजीन है। धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के बावजूद यह कम विषाक्तता के कारण कम स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। फिर से, धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के बावजूद यह कम विषाक्तता या फिर कम जो पॉइजनिंग के कारण कम स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ और महीन कण पदार्थ को प्रमुख स्वास्थ्य खतरों के रूप में पहचाना जा सकता है। मतलब CO2 उतना फर्क नहीं डालता जितना फर्क CO का हो जाता है। एक व्यक्ति को जंगल की आग के धुएं के संपर्क की डिग्री, लंबाई, गंभीरता, अवधि और आग की निकटता पर निर्भर करती है। वायु प्रदूषकों के सांस लेने के दौरान श्वसन पथ के माध्यम से लोगों को सीधे धूम्रपान करने के लिए उजागर किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से समुदायों को जंगल की आग के मलबे से अवगत कराया जाता है जो मिट्टी और पानी की आपूर्ति को दूषित करते हैं। अब चक्रवात की बात करते हैं। चक्रवात इस साल का टॉपिक भी था 2024 का। मौसम विज्ञान में चक्रवात एक बड़े पैमाने पर वायुद्रव्यमान है जो कम वायुमंडलीय चक्रवात के एक मजबूत केंद्र को चारों ओर घूमता है। चक्रवात शब्द तूफानों के चक्रवाती प्रकृति को संदर्भित करता है। उत्तरी गोलार्ध हेमिस्फीयर में वामावर्त घूर्णन और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूर्णन को संकेतित करता है। चक्रवात की विशेषता आवक सर्पीली हवाओं से होती है जो कम दबाव के क्षेत्र में घूमती है। सबसे बड़े निम्न दबाव प्रणालियों, ध्रुवीय भंवर और सबसे बड़े पैमाने के अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात सिनोफिक्स स्केल है। गर्म कोर चक्रवात जैसे उष्ण कटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल वार्म कोर चक्रवात और उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी सिनोप्टिक पैमाने के भीतर होते हैं। मेसोसाइक्लोन, बवंडर और हानिकारक धूल छोटे मेसोस्केल के भीतर होते हैं। साइक्लोजेनेसिस वायुमंडल के चक्रवाती परिसंचरण का विकास सुदृढ़ करती है। साइक्लोजेनेसिस कई अलग अलग प्रक्रियाओं के एक छत्र शब्द है जिसके परिणामस्वरूप सभी प्रकार के चक्रवात का विकास होता है। यह विभिन्न पैमानों पर हो सकता है और जो कि सूक्ष्मदर्शी में सिनॉप्टिक पैमाने पर होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के महत्वपूर्ण संवहन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनते हैं और गर्म कोर होते हैं। मेसो काइक्लोन्स भूमि के ऊपर गर्म कोर चक्रवात के रूप में बनते हैं और बवंडर गठन का कारण बन सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए छह मुख्य आवश्यकताएं अ, छह मुख्य आवश्यकताएं हैं। पहला, पर्याप्त रूप से गर्म का तापमान, समुद्री सतह का तापमान, वायुमंडलीय अस्थिरता, क्षोभमंडल के निचले मध्यम स्तर तक उच्च आर्द्रता। मतलब आप समझिएगा,
पर्याप्त रूप से गर्म समुद्री की सतह का तापमान एक जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेंगे तो वो कहाँ बनेंगे? वायुमंडलीय अस्थिरता कि एक तरह से बदलता रहे मौसम, कभी ठंडा कभी गर्म। क्षोभमंडल के निचले से मध्यम स्तर तक उच्च आर्द्रता, कम दबाव वाले केंद्र को विकसित करने के लिए पर्याप्त कोरियोलिस बल, एक निम्न स्तर का फोकस या उपद्रव, कम ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी, तो इससे चक्रवात बनता है। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेहद शक्तिशाली हवाएं और मूसलाधार बारिश का उत्पादन कर सकते हैं। वे उच्च लहरों और एक हानिकारक तूफान का उत्पादन करने में भी सक्षम है। हवाएं लहरों के आकार को बढ़ाती हैं और ऐसा करने से वे अपने सिस्टम में अधिक गर्मी और नमी खींचते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। तटीय क्षेत्र एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में महत्वपूर्ण क्षति प्राप्त करता है, जिससे समझो भारी बारिश होगी या फिर बाढ़, अंतर्देशीय उत्पादन हो सकते हैं, समुद्र के स्तर में तूफान की वृद्धि हो सकती है या फिर वास्तव में पानी का ढेर कर देती है। एक आप राजस्थान की घटना देख ही सकते हो। तूफान वृद्धि तट से 40 किलोमीटर तक व्यापक तटीय बाढ़ का उत्पादन कर सकती है। हालांकि मानव आबादी पर उनके प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी सूखे की स्थिति से राहत दे सकते हैं। वे ताप और ऊर्जा को उष्ण उष्णकटिबंध से दूर ले जाते हैं और इसे समशीतोष्ण अक्षांश टेम्परेट लैटिट्यूड की ओर ले जाते हैं, जो उन्हें वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। अब बात करते हैं जैविक आपदाएं, जो मतलब प्राकृतिक आपदा का चौथा प्रकार। तो रोग महामारी संक्रामक बीमारी के तेजी से प्रकार को कहते हैं, जो दी गई आबादी में बड़ी संख्या में लोगों को कम समय में भीतर होती है, आमतौर पर 2 सप्ताह या उससे कम। उदाहरण के लिए मेनिंगोकोकल संक्रमण में लगातार 2 हफ्तों तक प्रति 1 लाख लोगों में 15 से अधिक मामलों में एक हमले की दर एक महामारी माना जाता है। आप कोविड-19 दे सकते हो, जो मतलब 2 सप्ताह ही नहीं, कह सकते हैं कि लगभग 1 से 1.5 साल तक चला था। संक्रामक रोग की महामारी आमतौर पर कई कारकों की वजह से होती है, जिसमें मेजबान आबादी की पारिस्थितिकी में बदलाव, जैसे कि एक वेक्टर प्रजातियों के तनाव में वृद्धि या वृद्धि, रोगजनक जलाशय में एक आनुवांशिक परिवर्तन या एक उभरते हुए रोगजनक की शुरुआत शामिल है। एक मेजबान आबादी रोगजनक या मेजबान की गतिविधि से आमतौर पर एक महामारी तब होती है जब या तो एक स्थापित रोगजनक या नए उभरते रोगजनक के लिए प्रतिरक्षा कम हो जाती है, जो कि स्थानिक संतुलन में पाया जाता है और ट्रांसमिशन थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है। एक महामारी एक स्थान तक सीमित हो सकती है, हालांकि अगर यह दूसरे देशों महाद्वीपों में फैलता है और पर्याप्त संख्या में लोगों को प्रभावित करता है, तो इसे महामारी कहा जा सकता है। महामारी के प्रकोप को नियंत्रित करने वाली स्थितियों में संक्रमित खाद्य आपूर्ति, जैसे दूषित पेयजल और कुछ जानवरों की आबादी के प्रवास, जैसे चूहों या मच्छरों का होना शामिल है, जो रोग वेक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। कुछ मौसमों में कुछ महामारियां होती हैं। अब कुछ प्रश्न है आपके लिए। भूभौतिकीय आपदाओं के बारे में चर्चा करें। चक्रवात के विशेष संदर्भ में जलवायु संबंधी आपदाओं की व्याख्या करनी है। जैविक आपदाओं पर एक टिप्पणी लिखनी है कि क्या क्या जैविक आपदाएं होती। अब मानव निर्मित आपदाओं और उनके प्रकारों पर आए, तो जटिल आपात स्थिति और संघर्ष। जटिल आपात स्थितियों की आमतौर पर निम्न विशेषताएं: व्यापक हिंसा और जीवन की हानि, आबादी के विस्थापन, समाजों और अर्थव्यवस्था को व्यापक नुकसान, बड़े पैमाने पर बहुआयामी मानवीय सहायता की आवश्यकता, राजनीति और सैन्य बाधाओं द्वारा मानवीय सहायता की बाधा या रोकथाम, और कुछ क्षेत्रों में मानवीय राहत कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम। राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष में उसी देश के सशस्त्र समूहों के बीच युद्ध जैसे मुकाबले शामिल हो सकते हैं, जो सीमाओं के भीतर हो। युद्ध के ऐसे प्रकोप से बड़े पैमाने पर चिकित्सा समस्याओं, जैसे महामारी, पानी की कमी, कूड़ा करकट, विस्थापित शरणार्थी, भोजन कमी, भूख आदि उत्पन्न हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों से दो या अधिक सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ सकता है। इसी तरह इस तरह के संघर्ष से शरणार्थी और विस्थापितों के बड़े पैमाने पर आंदोलन हो सकते हैं। अब अकाल की बात करें। अकाल यानी फेमाइन भोजन की व्यापक कमी को कहते हैं, जो फसल की विफलता, जनसंख्या असंतुलन या सरकार की नीतियां सहित कई कारक के कारण बनते हैं। यह घटना आमतौर पर क्षेत्रीय कुपोषण, भुखमरी, महामारी और बढ़ी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। राष्ट्र के मानवीय कसौटियों के अनुसार, भले ही बड़ी संख्या में लोगों में पोषण की कमी के साथ भोजन की कमी हो, अकाल तभी घोषित होगी जब मृत्यु दर, कुपोषण और भूख के कुछ उपाय पाए जाते हैं।
ये कसौटियाँ जैसे एक क्षेत्र में कम से कम 20 परिवारों को सामना करने की सीमित क्षमता के साथ अत्यधिक भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है। बच्चों में तीव्र कुपोषण का प्रसार से अधिक हो जाता है। मृत्यु दर प्रतिदिन 10,000 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों से अधिक होती है। समझ सकते हो, मतलब एक कसौटियाँ हैं, वो अकाल कम माना जा सकता है। आबादी में भोजन की कमी, भोजन की अल्पता या भोजन वितरण में कठिनाइयों के कारण होती है। यह प्राकृतिक जलवायु में उतार-चढ़ाव और दमनकारी सरकार या युद्ध से संबंधित चरम राजनीतिक परिस्थितियों से खराब हो सकता है। अब आप ज़रा-सा ये भी सोच सकते हो, जो कोविड-19 का दौर था, क्या वास्तव में इन कसौटियों पर खरा उतरता है? क्या 10,000 लोगों में 2 लोगों की मौत भूख के कारण हुई है या फिर जो कुपोषण की स्थिति है? तो आप ये भी समझ सकते हो, एक तरह से अगर क्वेश्चन आया तो आप कसौटियों के आधार पर आसानी से क्लियर कर सकते हो। परिवहन और औद्योगिक दुर्घटनाएं। परिवहन आपदा वह शब्द है जिसका उपयोग परिवहन के यंत्रीकृत तरीकों से जुड़े तकनीकी परिवहन से जुड़ा होता है। इसके 4 आपदा उपसमूह शामिल हैं: हवाई, नाव, रेल परिवहन से जुड़ी दुर्घटनाएं और सड़कों और पटरियों पर मोटर वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाएं। औद्योगिक आपदाएं गैर प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएं हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल: खतरनाक रासायनिक गैर, जैसे आप भोपाल गैस त्रासदी याद कर लो। विस्फोट या फिर एक्सप्लोजन आपदाएं केवल विस्फोट के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जब विस्फोट वास्तविक आपदा हो। यदि विस्फोट एक और आपदा का कारण है तो घटना के परिणाम को आपदा के रूप में वर्गीकृत किया। और रासायनिक विस्फोट, दहनशील सामग्री के विस्फोट के कारण हिंसक विनाश लगभग हमेशा रासायनिक उत्पाद के कारण। परमाणु विस्फोट, आप नागासाकी की बात याद कर सकते हो, जिससे नागरिक सुविधाओं में होने वाली विकिरण की आकस्मिक निकासी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित सुरक्षा स्तरों से यदि अधिक है। अब खान जैसे कोयले खानों में अपने से भी आगे लग सकती है। जब प्राकृतिक गैस या कोयले की धूल हवा के साथ प्रतिक्रिया करती है तो आग लग जाती है। आपने पढ़ा होगा, कोल की जो गैसें होती हैं वो काफ़ी संवेदनशील होती हैं। और रासायनिक प्रदूषण, औद्योगिक क्षेत्रों के पास हवा का अचानक प्रदूषण त्वचा के स्थायी नुकसान के साथ शरीर के आंतरिक विकारों को अग्रणी होता है। वायुमंडलीय प्रदूषण प्राकृतिक और कृत्रिम ईंधन के जलने से उत्पन्न गैसों और विकिरणों के कारण हो सकता है। अम्ल वर्षा हो गया, प्रदूषण या वातावरण का प्रभाव। अब मानव निर्मित आपदाओं के प्रकारों की चर्चा करनी है तो कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। अकाल पर एक टिप्पणी लिख सकते हो जिसकी कसौटियों को बताना थोड़ा जरूरी हो जाएगा। यातायात और औद्योगिक दुर्घटनाओं के बारे में आप चर्चा कर सकते हो। अब निष्कर्ष: हाल के वर्षों में आपदाओं ने हजारों लोगों की जान ले ली है और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नष्ट कर दिया है। इनसे कृषि, संचार, सिंचाई, बिजली परियोजना और ग्रामीण और शहरी बस्तियों के रूप में हमारे विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुछ मामलों में समय और लागत अधिक हो गई है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पर उनके अप्रत्यक्ष प्रभाव की गणना कभी नहीं की गई। मतलब एक तरह से समझो कि ये तो देख लिया गया कि कितना फर्क पड़ा, कितने लोग, जैसे आप जो 2004 का हिंद महासागर का चक्रवात था, उससे ही समझ सकते हो कि एक तरह से पता तो कर लिया गया, 2,30,000 लोग मारे गए, लेकिन आर्थिक रूप से नहीं पता चल पाएगा कि कितनी एक अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। भारत दुनिया के सबसे अधिक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में से एक है। देश का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक खतरों से अवगत कराया जाता है, जो अक्सर जीवन और संपत्ति के नुकसान का कारण बनते हैं। अद्वितीय भू जलवायु परिस्थितियों ने इस देश के प्राकृतिक आपदाओं से अवगत कराया है। वे अचानक, कठोर और सामान्य रूप से किसी भी अलार्म या चेतावनी के बिना होते हैं। कुछ आपदाएं अल्पकालिक हो सकती हैं, जैसे भूकंप। कुछ अन्य लंबी अवधि के भी हो सकते हैं, जैसे कि सूखा। हालांकि एक आपदा की अवधि के बावजूद मृत्यु, चोटों और संपत्ति के नुकसान के रूप में क्षति अपार है। आपदाओं की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दशकों के दौरान ही बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि की घटनाओं ने कई मिलियन लोगों की जान ले ली है। जैसे अभी डाटा में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा भी था कि आपदाओं से लगभग 56.6% लोगों की एक मौतें हुई हैं। अ, मानव गतिविधियों पर नजर रखना आवश्यक है ताकि मानव निर्मित आपदाओं की घटना की संभावना को कम किया जा सके। इसके अलावा हम आपदाओं को कम करने के लिए एक आपदा रोकथाम, तैयारी, न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया के माध्यम से आपदाओं को कम करने के लिए एक प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना का पालन करेंगे। और इसको हम आगे एक डिस्क्राइब से पढ़ेंगे कि कैसे ये चीजें होंगी। अब शब्दावली: प्राकृतिक आपदा जैसे नेचुरल डिजास्टर, आप समझ ही सकते हो, जो प्राकृतिक रूप से आपदा या फिर संपत्ति का नुकसान का कारण बनती है, मद्देनजर कुछ आर्थिक क्षति छोड़ जाती है। मानव निर्मित आपदाएं ऐसी घटनाएं हैं जो मनुष्यों के कारण होती है, मानव बस्तियों में होती है। इसमें पर्यावरणीय गिरावट, प्रदूषण, दुर्घटनाएं आदि शामिल है। भूभौतिकीय आपदा वे विनाशकारी घटनाएं जो पृथ्वी के प्राकृतिक
पृथ्वी की प्रक्रियाओं के भीतर उत्पन्न होती है या घटित होती है। इससे आप समझ सकते हो। और जल वैज्ञानिक आपदा या फिर हाइड्रोलॉजिकल आपदा पृथ्वी के पानी की गुणवत्ता में या सतह के नीचे या वायुमंडल के पानी की राख के वितरण या संचलन में एक हिंसक, तेज और हानिकारक संशोधन होता है या फिर बदलाव होता है। क्लाइमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर वर्तमान समय में एक जलवायु संबंधी ही आपदा पूछी जाती है कि इससे जलवायु का परिवर्तन का क्या फर्क पड़ा है। तो जलवायु वैज्ञानिक आपदाओं को इंट्रा मौसमी से मल्टी डिसासल जलवायु परिवर्तनशीलता के स्पेक्ट्रम में मैक्रो स्केल प्रक्रियाओं तक लंबे समय तक रहने वाली मेसों के कारण होने वाली घटना के रूप में परिभाषित, मतलब एक तरह से समझ लो छोटी-छोटी दिक्कतें जैसे पहले पिछले कुछ सालों में समझो कि जो बारिश है या फिर भारत की जो मौसमी जलवायु है, उसका आना जून में होता था और वर्तमान में ये खिसक जुलाई में चला गया। तो ये धीरे-धीरे एक छोटे स्केल पर भी इस स्केल का पर भी पता लगाया जा सकता है। जैविक आपदा एक निश्चित प्रकार के जीवित जीवों के एक विशाल प्रसार के कारण होने वाले विनाशकारी प्रभावों को परिभाषित करती है, जिनसे एक बीमारी, विषाणु या एक महामारी फैल सकती है। जैविक आपदाएं भी हो सकती हैं एक निश्चित प्रकार के पौधों या जानवरों की आबादी में अचानक वृद्धि, जैसे टिड्डी से प्लेग होना या फिर टिड्डों से फसल की खेती का बर्बाद हो जाना। इन आपदाओं में शामिल एक रोग, महामारी आदि। इसको आप रेफरेंस ले सकते हो इग्नू की बुक या फिर डिफिनेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क, टोटल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट गुड प्रैक्टिस से ले सकते हो, या फिर जो भी आपको बुक पसंद हो एक डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। और आपके उत्तर में लगातार यही सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं, वो शामिल होना थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा। और ये अध्याय भी हमारा समाप्त हो गया। आगे का अध्याय है भारत का आपदा रेखा चित्र, तो उस पर हम बातें करें।